हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेके स्टडी आइकॉन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर ये 13 है आपका इंडियन पॉलिटी का। ओके, इस हम लोग जो है प्रियम्बल डिस्कस कर रहे थे। प्रियम्बल का टेक्स्ट हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था, उसके इंग्रेडिएंट हमने डिस्कस कर लिया। अब जो उसके कीवर्ड्स हैं जो हमने टेक्स्ट में देखे थे वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने 3 कीवर्ड्स जो है डिस्कस कर लिए थे, सॉवरेन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। ठीक है, तो आज हम करेंगे डेमोक्रेसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी का सिंपली अगर मतलब देखें तो डेमोक्रेसी का सब सिंपली मतलब है लोकतंत्र होना। सुप्रीम पावर जो है अब किसके हाथ में होगी? पीपल के हाथ में होगी। ओके, तो सुप्रीम पावर जो है पीपल को दी गई है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। ओके, तो अभी देखो डेमोक्रेसी जो है आपको किसी भी कंट्री में जो है आपको डेमोक्रेसी जो है देखने को मिलेगी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं और कुछ कंट्रीज़ जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं। ओके, जैसे अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखें तो पीपल के पास जो है सुप्रीम पावर होती है, डायरेक्टली वो जो है अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। और ये पावर डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें जो है स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलती है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो है हमें 4 डिवाइसेस देखने को मिलेंगी, जैसे रिफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबसाइट। वन बाय वन इनको देखेंगे कि इनके क्या मतलब होता है। रिफरेंडम का मतलब होता है जब कोई एक डिसीजन, गवर्नमेंट को कोई पॉलिटिकल डिसीजन लेना होता है, वो पीपल्स के सामने सिचुएशन रख देते हैं उस पॉलिटिकल डिसीजन को लेने के लिए। और पीपल्स को जो है वो एक राइट दिया जाता है कि वो जो है अपने थ्रू वोट करके जो है इस डिसीजन को लेने में क्या करें, इस डिसीजन को लें कि हमें ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक मतलब रेफरेंडम का सिंपल मतलब है पीपल को जो है अधिकार दिया जाता है एक पॉलिटिकल डिसीजन लेने के लिए। वो अपने वोट के ज़रिए जो है वो इस डिसीजन को ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए इनिशिएटिव का मतलब हो गया कि लोग जो है खुद जो है कोई लॉ बना रहे हैं या कोई पॉलिसी बना रहे हैं और फिर वो गवर्नमेंट को जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जो है इन्फोर्स कराया जाए, उसको हम बोलेंगे इनिशिएटिव। और थर्ड वन देखिए रिकॉल का सिंपली मतलब होता है पीपल, जैसे देखिए अपना एक रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने चूज़ किया हुआ है। ठीक है, अगर लोगों को लगता है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है अपनी जो है अपनी पावर का जो है अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसका मिसयूज़ कर रहा है, ये हमारी जो नीड एस्पिरेशन जिसके लिए हमने इसको चुना था ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो लोग जो है वोट करके जो है उसको जो है रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उसकी पोजीशन से, तो इसको हम रिकॉल बोलेंगे। एंड प्लेबसाइट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ठीक है, तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कोई कंट्री की, तो वहाँ पे जो है प्लेबसाइट जो है वो हमें वहाँ ही देखने को मिलता है जहाँ पे पीपल को अधिकार दिया जाता है कि वो डिसाइड करें कि उन्हें किस टेरिटरी में रहना है। जैसे हम एग्जांपल ले लेंगे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर हमारा एक डिस्प्यूटेड एरिया है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ठीक है, नेहरू जी के टाइम पे जो है प्लेबसाइट करवाने की उन्होंने अनाउंसमेंट भी की थी, पर बाद में जो है सरदार पटेल जी ने इस बात को जो है खारिज कर दिया था कि ये प्लेबसाइट जो है नहीं करवाना है। अगर देखें कि अगर ऐसा होता कि प्लेबसाइट होता उस टाइम पे, तो क्या होता, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको जो है अधिकार दिया जाता है कि वो चूज़ करें कि उन्हें पाकिस्तान में रहना है या उन्हें इंडियन टेरिटरी के अंदर रहना है। ओके, आई होप आपको ये चारों वर्ड्स जो है रिफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबसाइट का अच्छे से समझ आएगा। मैंने सिंपली भाषा में आपको जो है इन चारों का मतलब जो है समझा दिया। ओके, देखिए अब ये तो हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब देखो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पे पीपल्स जो है अपना एक जो है अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं जो उनके बिहाफ पे जो है गवर्नमेंट के आगे उनकी डिमांड्स जो है उनको रखता है। जैसे हम लोग अपना एमएलए चूज़ करते हैं, अभी जो इलेक्शंस होने वाले हैं 2024 में, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करेंगे जो हमारे असेंबली में बैठेगा और वो हमारे बिहाफ पे जो हमारी नीड होंगी, जो हमारे बिहाफ पे जो है वो क्या करेगा, गवर्नमेंट के सामने जो है हमारी डिमांड्स और एस्पिरेशन को रखेगा। ठीक है,
तो देखिए, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसमें हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं एंड दस कैरिंग ऑन द गवर्नमेंट एंड टू मेक लॉ, हम और हमारे लिए जो है लॉ मेकिंग जो है वो करते हैं। दे दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो एज अ रिप्रेजेंटेटिव, वही मैंने कहा कि इस डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी आपकी दो तरह की होती है, दो काइंड की होती है, एक पार्लियामेंट्री और एक प्रेसिडेंशियल। अब देखिए, कहीं कहीं पे कुछ कंट्रीज़ में आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिलेगी, कहीं कहीं पे आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिलेगी। जैसे इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। उसी तरह अगर हम यूएसए में देखें तो वहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ओके। अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड कराता है फॉर द रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट डेमोक्रेसी अंडर विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसी एंड एक्शन। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लेजिस्लेचर, मैंने आपको बोला था गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉ मेकिंग बॉडी है, वो लॉ बनाती है हमारे लिए, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव उन लॉ को एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी जो है उसको इन्फोर्स करती है, उसको इंटरप्रेट करती है कि ये हमारे कंट्री के लिए बेनिफिशियल है ये लॉ या नहीं है, ओके। तो देखिए, जो भी लॉ बनाएगी या जो भी एक्शन जो है लेजिस्लेचर करेगी या जो भी पॉलिसीज़ जो है लेजिस्लेचर बनाएगी, उसके लिए जो है एग्जीक्यूटिव जो है इक्वली रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। ये किसके अंडर आता है, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के अंडर आता है, ठीक है। अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर देखें, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर देखें जैसे लोगों के पास जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, लोगों के पास जो है वोट करने का अधिकार है, टाइम टाइम पे जो इलेक्शन करवाई जाती हैं, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है ना। और कि किसी भी तरह का कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है पॉलिटिकल और इंडियन डेमोक्रेटिक के बेसिस पे, जो है किसी तरह का किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। अब देखो, अगर किसी को राइट टू वोट का अधिकार सबको दिया गया, क्या किसी के साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि तुम लोग जो है इस कास्ट के हो तो तुम वोट नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई होता है? इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, ठीक है। अगर कोई इलेक्शन में जो खड़ा होना चाहता है, क्या उसके साथ इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि तुम लोग जो है इस कास्ट के हो, जहाँ ये लोअर कास्ट के हो, तो तुम इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आई होप आपको डेमोक्रेसी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, हमारा रिपब्लिक का मतलब होता है, रिपब्लिक देखिए, ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, मोनार्की एंड रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक में होता है कि जहाँ पे पीपल जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक आपको थोड़ा थोड़ा जो है इंटरकनेक्टेड ही लगेगा, ठीक है। रिपब्लिक का सिंपली मतलब होता है कि जहाँ पे लोग जो हैं अपने लिए गवर्नमेंट जो है खुद चूज़ करते हैं, ठीक है। और मोनार्क का दो तरह की आपको रिपब्लिक देखने को मिलेगी, दो कैटेगरीज में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जो एक जगह होगा मोनार्क और दूसरी जगह होगा आपको रिपब्लिक, ठीक है। इन अ मोनार्क द हेड ऑफ द स्टेट यूजली किंग, और जो हेड होता है स्टेट का वो यूजली किंग और क्यून होता है। इसमें जो है सक्सेशन जो है वो इंजॉय करते हैं अपने ऑफिस को। हेरिडेटरी पोजीशन होती है, हेरिडेटरी पोजीशन का मतलब हो गया जैसे एक राजा था, ठीक है, अगर वो एक्सपायर हो जाता है, जहाँ किसी वजह से जो है वो अपना जो है अपनी जो अगर वो अपनी पोजीशन को छोड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई और जो है आगे बन जाएगा किंग, जो अदर जो है उसकी हेरिडेटरी जो आगे होंगे, उसका बेटा जो होगा वो आगे जो है उस क्या बनेगा, उसका स्टेट का जो है हेड बनेगा। मतलब इसी तरह से जो है पीढ़ी चलती रहती है। हेरिडेटरी का मतलब होता है पीढ़ी पर पीढ़ी चलते रहना, ठीक है। हेड जो है पीढ़ी पर पीढ़ी चलते रहेंगे। आज राजा है, आगे जो है राजा का बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, तो ये हो गया हेरिडेटरी पोजीशन, मतलब मोनार्क, ठीक है। पर अगर दूसरी तरह, और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ब्रिटेन में, ठीक है। ब्रिटेन में हमें ये देखने को मिलता था कि यहाँ पे क्या है, मोनार्क है, जहाँ पे जो हेड ऑफ़ द स्टेट जो है, जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो कौन है, वो होंगे किंग या क्यून, ठीक है। अब देखिए, इन अ रिपब्लिक ऑन द अदर हैंड द हेड ऑफ द स्टेट इज़ ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। अब देखिए, अगर रिपब्लिक में हम देखें, जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट हैं उनको हम, जैसे हेड ऑफ द स्टेट कौन है हमारे यहाँ पे, प्रेसिडेंट जो है उनको हम हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं, है ना।
हेड ऑफ़ द स्टेट जो है उस उनको जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है एक फ़िक्स्ड पीरियड के लिए जो है चूज़ किया जाता है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लें यूएस की, है ना? यूएस की एग्ज़ाम्पल ले लें, जहाँ इंडिया की ले लें। इंडिया में भी देखो 2 तरह से हम लोग जो हैं चूज़ करें। लोकसभा के मेंबर्स जो हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन, पीपल वोट करके देते हैं। और अगर प्रेसिडेंट की अगर इलेक्शन देखनी हो हमने, तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है, जहाँ पे जो है इलेक्टोरल कॉलेजेस के थ्रू जो है इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं और प्रेसिडेंट को जो है चूज़ किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो therefore the term republic in our preamble indicate that the India has an elected head called a president। देखिए रिपब्लिक जो हमारे प्रियम्बल में जो बताया गया वो क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारा इंडिया का जो हेड है उसको हम कैसे इलेक्ट करेंगे। इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट। जो हम जो है अपनी कंट्री का जो हेड जो हमने इलेक्ट किया है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं। ही इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 ईयर, और उसे जो है हम लोग 5 साल के लिए जो है इलेक्ट करते हैं थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेजेस क्या होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन कैसी होती है, जब हम पार्लियामेंट सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको रिपब्लिक का भी समझ आ गया होगा। ओके, ठीक है। अब देखो रिपब्लिक आल्सो मीन्स टू मोर थिंग। अब देखो रिपब्लिक में हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो पावर है ना, रिपब्लिक में क्या होता है कि पावर जो है वो एक मोनार्क में क्या होता है, पावर जो है किंग या क्वीन के पास ही होती है। लेकिन रिपब्लिक में क्या होता है, एक पर्सन को ही पावर्स नहीं दी जाती है, एक सिंगल इंडिविजुअल को जो है पावर्स नहीं दी जाती है। अगर ऐसा होगा कि एक ही पर्सन को सारी पावर्स दी गई हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्टेटरशिप हो जाएगी। ठीक है, जैसे किंग और क्वीन का सिस्टम होता है ऐसे नहीं होता है, एक ही इंसान के पास पावर्स नहीं होती है, बल्कि हर एक ही पर्सन के साथ इंडिविजुअल सिटीजन के पास पावर है। कैसे पावर है उसके पास, क्योंकि वो वोट करता है और उसी के वोट के थ्रू ही जो है हम लोग जो है इलेक्शन जो है करते हैं, और उसी पीपल के जो है विल्स के अकॉर्डिंग ही जो है एक जो है हेड जो है हमारी कंट्री का बन पाता है। ठीक है, और सेकंड चीज़ देखिए, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास। प्रिविलेज क्लास होगी जैसे पहले के टाइम पे जैसे राजा महाराजाओं के रजवाड़े हुआ करते थे या टाइटल्स हुआ करते थे, ये सब भी जो है हम लोगों ने जो है रिपब्लिक में ये चीज़ें भी जो है अबॉलिश हो गई है। इनका भी जो है एब्सेंस है इन चीज़ों की। और हम रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने जो है किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है किसी के साथ जहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, ये था ऑल अबाउट रिपब्लिक। आगे देखिए जस्टिस। अगर हम जस्टिस की बात करें तो हमारे प्रियम्बल में जो है 3 तरह का जस्टिस प्रोवाइड करवाने की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, हमने जब प्रियम्बल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जस्टिस कैसा होना चाहिए, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस जो है हमारी कंट्री में होगा। देखिए अब अभी ये तीनों जस्टिस जो है इनको हम कैसे सिक्योर करके रख सकते हैं, कैसे किसी एक पर्सन के जो है ये तीनों जस्टिस हम उसे प्रोवाइड करवा सकते हैं। बहुत सारे प्रोविज़न जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स में हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हो गए, इसमें जो प्रोविज़न दिए गए हैं इसके तहत जो है हम लोग जो है एक इंडिविजुअल को जो है ये जस्टिस जो है प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, सोशल जस्टिस का मतलब हो गया कि इक्वल ट्रीट कर, सोशली बेस पे अपने हर एक सिटीज़न के साथ जो है इक्वली जो है ट्रीटमेंट करना, उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है सोशल बेस पे ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपने जो है प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए, प्रिविलेज नहीं देना है किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, जहाँ प्रिविलेज नहीं देना है, जैसे राजे रजवाड़े टाइटल्स वाले होते थे वैसे भी ये भी चीज़ें जो है हमारी कंट्री में नहीं होनी चाहिए। और हमें जो है क्या करना है, इम्प्रूव करनी है कंडीशन किसकी, बैकवर्ड क्लासेज जैसे एससीज, एसटीज, ओबीसीज या वुमेंस की कंडीशन होगी, उसको हमें क्या करना है, इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। ये है आपका सोशल जस्टिस। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक जस्टिस देखें तो इकोनॉमिक जस्टिस बोलता है कि इकोनॉमिक फैक्टर जो है उसके बेसिस पे जो है किसी भी तरह का जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बट एक्चुअली में देखना हो तो इकोनॉमिक जस्टिस को जो है लाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमिक जस्टिस के जैसे फैक्टर वो बोलता है कि इनइक्वालिटी जो वेल्थ में है, इनकम में है, प्रॉपर्टी में है, इसको जो है इलेमिनेट करना है।
ठीक है, इसको एलिमिनेट कैसे किया जाता है? देखिए अब देखिए हर एक कंट्री में जो है हर क्लास के लोग, अपर क्लास के भी हैं, लोअर क्लास के भी हैं, पुअर पीपल भी हैं, ठीक है। तो अब आप सबको इक्वल कैसे कर सकते हो, क्योंकि हर एक के पास जो है अपनी अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग कैपेबिलिटी है, ठीक है। एक पर्सन जो है उसमें जो ज़्यादा कैपेबल है वो अपना हार्डवर्क और अपनी डेडिकेशन से जो है वो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर लेता है कि जो है उसके साथ उसके पास जो है इनकम, वेल्थ, प्रॉपर्टी जो है वो सब कुछ ज़्यादा हो गया। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक पर्सन जो है उस वो कैपेबल नहीं है, तो हम एक रिच पर्सन है तो उसकी प्रॉपर्टी लेके जो हम क्या करेंगे कि पुअर्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं जो है ये कंसेप्ट जो है लिबर्टी की जो कंसेप्ट है उसको वायलेट करता है। पूरी तरह से इकोनॉमिक जस्टिस लाना जो है पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रोविज़न जो है लाए गए हैं। ऐसा हो सकता है कि जैसे कुछ जो पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाएँ कि जिससे जो पुअर पीपल्स हैं, और गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ लाता भी है ना? गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ लाता भी है ताकि जो है जो पुअर पीपल हैं वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा उनको जो है उनको एनहांस किया जाए, उसको अपलिफ्ट किया जाए, ठीक है? उनकी कंडीशन को जो है इम्प्रूव किया जाए। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए, जहाँ ऐसी पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट ने बनाई हैं, जिससे क्या होगा, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उसको उनकी कंडीशन को जो है वो इम्प्रूव किया जा सके, है ना? और जो पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं, जो रिच पीपल हैं उनको उन पॉलिसीज़ से अलग रखा जाए, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास है। अगर वही जो है जो पॉलिसीज़ जो लाई जा रही हैं, या जो लॉज़ कुछ ऐसी लाए जा रहे हैं जिससे जो है पुअर को अपलिफ्टमेंट के लिए होगा, है ना? तो अगर वो सेम जो है वही प्रिविलेज जो अगर आप रिच पीपल को भी दोगे तो वो तो और रिच बनता जाएगा ना, और पुअर की कंडीशन जो है इम्प्रूव नहीं हो पाएगी, है ना? तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जो हैं वो बनानी चाहिए, कुछ है ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जिससे जो है जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो सके। कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत इक्वली जो है उनको जो है इक्वालिटी, इकोनॉमिक बेस पे जो है इक्वालिटी प्रोवाइड करवाई जा सके, ठीक है। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए पॉलिटिकल जस्टिस की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल जस्टिस हमें क्या बताता है कि हर एक पीपल के को जो है पॉलिटिकल बेस पे जो है इक्वली जो है उनको अधिकार देने चाहिए। जैसे हम देखें पॉलिटिकल जस्टिस हमें कैसे, हर एक नागरिक के पास जो है वोट करने का अधिकार है ना? तो ये हमारे पास क्या है, हमारा पॉलिटिकल राइट है। हर एक इंसान को जो है इलेक्शन में वो खड़ा हो सकता है ना? इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये क्या है, पॉलिटिकल राइट है। कोई भी इस तरह का जो है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है कि तुम लोग जो है वोट नहीं कर सकते, तुम लोअर क्लास के हो, या तुम इस कैटेगरी के हो तो तुम लोग वोट नहीं कर सकते, या तुम इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। तो ये क्या है, हमें हमें क्या बताता है कि ये क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस है। पॉलिटिकल राइट को एंजॉय करने का जहाँ पे अधिकार है वो क्या है, हमारा पॉलिटिकल जस्टिस है। ओके, तो ये था हमारा किसके रिलेटेड था, जस्टिस के रिलेटेड, ठीक है। और इन सभी जस्टिस को अगर इनमें से कोई भी जो है अगर वायलेट होती है कोई कंडीशन, तो हम लोग जो है इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल या फंडामेंटल राइट्स के जरिए जो है उसको इन्फोर्स भी करवा सकते हैं। पर हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो हमारी एक गाइडलाइन है, वो नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो क्या हैं, जस्टिसेबल हैं और एब्सोल्यूट हैं। ओके, ओके, समझ आया यहाँ तक। अब देखिए लिबर्टी, लिबर्टी का सिंपली मतलब होता है जैसे एक पर्सन है, अगर वो कोई काम कर रहा है, अगर हम उसकी एक्टिविटीज़ को, जो एक्टिविटीज़ वो कर रहा है, अगर हम उसको रोकते नहीं, रिस्ट्रेंट नहीं करते, तो उसको हम बोलेंगे लिबर्टी है। उस इंसान के पास क्या है, उस काम को करने की लिबर्टी है। और कहीं ना कहीं जब हम एक पर्सन को जो है लिबर्टी देते हैं ना, तो उससे क्या होता है, उसकी डेवलपमेंट होती है, उसकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है। क्योंकि अगर हम किसी इंसान को जो है उसको हक दे रहे हैं, उसको लिबर्टी दे रहे हैं, एक फ्रीडम दे रहे हैं कि वो जो चाहे वो करे, है ना? तो जैसे उससे क्या होगा, अगर हम एक पर्सन को लिबर्टी देंगे तो उसकी जो मतलब जो उसका इनर टैलेंट है वो बाहर उभर के आएगा, और उससे जो है उसकी क्या होगी, डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिलेगी। जो प्रेम्बल है वो स्केयर करता है हमारे, द प्रेम्बल स्क्वेयर आर टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट। देखो अभी हमारा जो प्रियम्बल है उसमें किस तरह की लिबर्टी देगी, लिबर्टी ऑफ थॉट हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, बिलीफ हो गया, फेथ एंड वर्शिप हो गया,
थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वायलेशन। अब देखिए हमारे हमें जो है प्रेम्बल भी कहता है कि आपको एक सिटीज़न के पास जो है लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है। वो अपने विचार जो है उनको बता सकता है, उसको एक्सप्रेस कर सकता है, उसके रिलीजन के बेस पे उसके पास लिबर्टी है। अगर वो चाहे, मैंने आपको बताया था कि एक एंटी रिलीजियस होते हैं लोग, कुछ एंटी रिलीजियस भी होते हैं, अथीस्ट होते हैं जो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते, एक थियोक्रेटिक होते हैं जिनके लिए एक पर्टिकुलर रिलीजन ही जो है वो उसी को फॉलो करते हैं, और एक होते हैं सेकुलर। तो अब देखिए हमें जो है हमारा प्रिएम्बल जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी हमें लिबर्टी देता है कि हम चाहें तो हम किसी रिलीजन को माने या ना माने, ठीक है, हमारी चॉइस है। अगर हम अथीस्ट रहना चाहें तो हम अथीस्ट रहें, अगर हम थियोक्रेटिक रहना चाहें तो हम थियोक्रेटिक रहें, अगर हम सेकुलर रहना चाहें तो हम सेकुलर रहें। हम अपनी जो है विल के अकॉर्डिंग जो है अपने बिलीफ, फेथ जो है, वर्शिप के ऊपर, गॉड के ऊपर वो हम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमें लिबर्टी है। और अगर इसका वायलेशन होता है, हमारी लिबर्टी का अगर वायलेशन होता है, तो हम इसे जो है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू जो है कोर्ट में इन्फोर्स करवा सकते हैं, ओके, ठीक है। पर देखिए इसके साथ साथ देखो लिबर्टी जो है इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो हमारी इंडिया की डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो अच्छे से सक्सेसफुली जो है फंक्शनिंग कर पाए, इसीलिए जो है हमारे प्रियम्बल में जो है लिबर्टी को डाला गया। बट लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को एक लाइसेंस मिल गया है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लिबर्टी है, आपको लिबर्टी है हर एक चीज़ करने की, लेकिन अगर मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी है कि आपको लिबर्टी है म्यूज़िक सुनने की, लेकिन अगर आप रात को 10 बजे लोगों के सोने का टाइम है और आप लोग जो हैं लाउड डीजे जो है वो बजा रहे हैं, तो इसका ये नहीं है कि आप अपनी लिबर्टी इंजॉय कर रहे हैं। आपको अपना ये बहुत सारी जो लिबर्टी है उस पर लिमिटेशन भी जो है लगाई गई हैं, ताकि जो है किसी दूसरे की जो है, आप दूसरे पर्सन को जो है, आपकी लिबर्टी आप तो इंजॉय करें, लेकिन आप अपनी लिबर्टी को एंजॉय करते हुए दूसरे पर्सन को जो है किसी तरह का नुकसान जो है अगर पहुंचा रहे हैं, तो वो आपकी लिबर्टी के अंदर नहीं आता है, ओके। तो इसीलिए लिबर्टी पे बहुत सारी जो है रिस्ट्रिक्शन भी जो है लगाई गई हैं। आई होप आप सबको ये सब जो है यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। आगे देखिए हम इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है कि जब हम जो है इक्वल ट्रीटमेंट दें, हर एक क्लास को जो है इक्वल ट्रीटमेंट दें, कोई स्पेशल प्रिविलेजेस किसी भी सेक्शन को ना दें, ठीक है। तो ये अब आप बोलेंगे कि प्रिविलेजेस में जो आप रिजर्वेशन है आप इसको काउंट नहीं कर सकते। देखिए उस टाइम जो है जो रिजर्वेशन का प्रावधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, जो रिजर्वेशन का सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, वो उसके पीछे बहुत ही बड़ी रीज़न था, ठीक है। हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, यहाँ पे बहुत सारी जो है इलिटरेसी थी यहाँ पे, ठीक है। कास्ट सिस्टम जो है बहुत था, सोशल बेस पे, इकोनॉमिक बेस पे, हर तरह का जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है हमारी कंट्री में होता था, ठीक है। तो इसीलिए जो है और ये भी थी और ये इक्वालिटी इसलिए कंसेप्ट लाया गया ताकि जो है एक रिच पर्सन जो है एक रिच जो है एक जो हायर क्लास है वो लोअर क्लास को जो है कहीं ना कहीं डोमिनेट ना करे, उसको जो है नीचा ना करे, उसको जो है लोअर फील ना करवाए, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन का सिस्टम क्यों लाया गया था, ताकि जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको अपलिफ्ट किया जा सके, ठीक है, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। तो इसमें आप जो है स्पेशल प्रिविलेज में आप लोग जो है रिजर्वेशन को नहीं रख सकते हैं। टर्म इक्वलिटी का सिंपली मतलब यही है कि आपको इक्वल ट्रीटमेंट देना है, हर एक सिटीज़न को जो है इक्वल ट्रीटमेंट देना है, किसी तरह का जो है उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, ओके। जैसे अब देखिए हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड करवाए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं हर एक सिटीज़न को दिए गए हैं, कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैं आपको फीचर्स में पढ़ा रही थी फंडामेंटल राइट जो है हम लोग डिस्कस किया था, तो मैंने बोला था आपके ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स है, बट एट प्रेजेंट जो है अगर हम देखें तो अभी हमारे पास जो है सिर्फ ओनली 6 फंडामेंटल राइट है। वो देखिए राइट टू इक्वालिटी हमने पढ़ा था, राइट टू फ्रीडम पढ़ा था, ठीक है, राइट टू एक्सप्लोइटेशन पढ़ा था, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ा था, राइट टू फ्रीडम
फ्रीडम ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन पढ़ा था एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमने 6 जो है फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे। अब देखिए हमारी इक्वालिटी, हमें अगर हम देखें राइट टू इक्वालिटी, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल जो 18 है वो आपका डील करता है राइट टू इक्वालिटी के पास, कि एक पर्सन के पास जो है किस किस तरह की जो है इक्वालिटी होनी चाहिए। देखिए हर एक को जो है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, हर एक जो है कानून के नज़र में इक्वल है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई रिच है, अगर वो 2 पर्सन है, तो अगर किसी ने क्राइम किया है, मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो उसको इस बेसिस पे जो है जज नहीं किया जाएगा, इस बेसिस पे जो है उसको छोड़ नहीं दिया जाएगा कि वो एक रिच पर्सन है तो उसको जो है हम लोग जो है उसको उसका ऑफेंस नहीं मानेंगे। ठीक है, चाहे एक पुअर पीपल है तो इसके बेसिस पे हम उसको जज करेंगे कि हाँ ये पुअर है तो इसके साथ इसको जो है हम लोग जो है इसको पनिश करेंगे इसके लिए। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ये बोलता है कि कानून के नज़र में हर एक इंसान जो है वो इक्वल है, रिच है चाहे पुअर है। अगर उसने कोई गलती की है, अगर उसने कोई क्राइम किया है, तो इक्वली जो है उस पर जो है लॉ जो है एप्लीकेबल होंगे, उसको जो है इक्वली जो है पुनिशमेंट जो है वो मिलेगी उसके उस ऑफेंस के लिए। अब देखो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड। अब जो है आपको एक इक्वालिटी के अंदर आर्टिकल 15 बोलता है कि आपको जो है हाँ, किसी भी तरह का जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, जो है प्लेस ऑफ वर्थ के बेसिस पे, रेसिस के बेसिस पे, ये सब नहीं, डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं होना चाहिए। और उसी तरह से अगर हम और भी देखें इसमें और भी जो इक्वालिटी बहुत सारी हमें प्रोवाइड कराई गई हैं। जैसे इक्वालिटी में अगर हम देखें तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब अगर गवर्नमेंट का कोई भी जॉब है तो उसमें जो है हर एक पर्सन को जो है इक्वली अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद इक्वली अधिकार हैं कि वो उस जॉब को जो है उस जॉब के लिए जो है अप्लाई कर सकता है। जैसे आपके देखो आईएएस के आईपीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं, जहाँ कोई स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, तो हर एक इंसान को जो है इक्वली अधिकार है, वो उसके लिए अप्लाई भी कर सकता है, उस जॉब के लिए जो है वो इक्वली जो है वो कैपेबल है। ठीक है, उसके बेसिस के कोई कास्ट रिलीजन या किसी और तरह के बेसिस पे उसके साथ जो है एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे जो है उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अब देखो इसमें जो अगर हम देखें आर्टिकल 17 हमें बताता है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जैसे हमारे इंडिया में अनटचेबिलिटी का सिस्टम बहुत ज़्यादा है। इनटचेबिलिटी का अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो छुआछूत वाला सिस्टम बहुत था अपर और लोअर कास्ट के बीचेस में। ठीक है, तो देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको भी जो है ख़त्म करता है, अबॉलिशन जो है, और पूरी बहुत ज़्यादा इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसमें जो है पूरी तरह से जो है इसको स्पष्ट रूप में कहा गया है कि अगर इस तरह का कोई हमें अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस कहीं पे देखने को मिलती है तो हम लोग जो है वो उसको ऑफेंस मानेंगे और उसके लिए उसको पूरी तरह से पनिश भी किया जाएगा। अब देखो आर्टिकल 18 जैसे बोलता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। टाइटल जो है पहले के जो टाइटल देखे मैंने जो आपको बताया था, जो राज्य रजवाड़े वाले टाइटल थे, किंग्स क्यून के हो गए है ना, तो ये सब टाइटल को वायलिश करता है। जहाँ एक जनरल पीपल जो है वो अपने साथ ब्रिगेडियर ऐसे जो टाइटल्स हैं, जो डॉक्टर हो गए, प्रोफेसर हो गए, एक जैसे मैं हूँ तो मान लो मैं एक टीचर हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने साथ जो है महारानी लगा लूँगी, जहाँ मैं अपने साथ डॉक्टर बिना किसी जो है प्रोफेशनल डिग्री की मैं अपने साथ डॉक्टर लगा लूँगी, है ना। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टाइटल जो है उसको भी जो है अवॉइलिश करता है। तो ये सब जो है इक्वालिटी जो है हमें प्रोवाइड करवाई जाती है। अब देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल जब हम डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ कि आर्टिकल एक 39 है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में। उसमें जो है क्या बोलता है कि मैन और वीमेन जो है उनको जो है इक्वली जो है राइट होना चाहिए उनकी लाइवलीहुड पे, इक्वली पे करना चाहिए फॉर इक्वल वर्क। अगर वो एक जैसा काम कर रहे हैं तो इक्वली जो है वर्क के लिए उनको इक्वली जो है पे भी करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ अभी भी जो है पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो लेबर होती है, जो लोग हमारे घर में काम करते हैं लेबर, तो हम लोग जो है मेल को जो है ज़्यादा पे करते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, जो मेल की वेजेस होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल वेजेस। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न लाए गए जिससे जो है एक इंडिविजुअल को जो है इक्वलिटी भी जो है प्रोवाइड करवाई जा सके। आई होप आपको इक्वलिटी का कंसेप्ट भी समझ आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है
अगर आपको मेरी वीडियोस जो है फास्ट लग रही होंगी तो प्लीज़ आप लोग जो हैं इसकी जो स्पीड है उसको स्लो करके भी पढ़ सकते हैं। एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि मैं फ़ास्ट बोल रही हूँ या स्लो बोल रही हूँ, तो अगर थोड़ा फास्ट चल रहा होगा तो आप प्लीज़ मैनेज कीजिए। मैं आज का ये लेक्चर मुझे कंप्लीट करना था, इसलिए थोड़ा मैं फ़ास्ट चल रही हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा है भी नहीं है, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं जो मुझे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का अगर हम देखें तो सिंपली मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ब्रदरहुड मतलब एक भाईचारे की फीलिंग होना, ठीक है। तो ये जो है फ्रेटर्निटी जो है, दिस द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। अब देखिए अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी है, जो भाईचारे की फीलिंग है, उसको कैसे प्रमोट करता है। एक जो है सिंगल सिटीजन का जो उसने प्रावधान रखा हो, सिंगल सिटीजन जो है, एक नागरिकता जो है सबको जो दी गई है, ठीक है। तो ये जो है हमारा फ्रेटर्निटी के कंसेप्ट को जो है प्रमोट करता है। ऑल्सो द फंडामेंटल आर्टिकल सेज दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंड रिलीजन, लैंग्वेज, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी, ठीक है। ओके, सॉरी इसमें मुझे लग रहा है कि कुछ मिस टाइप हो गया, लेकिन मैं, हाँ जी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, सॉरी, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमें किस लिए प्रोवाइड कराई गई थी, मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा एमरजेंसी का दौरान था, 1975 इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, जब वो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उस टाइम पे जो है एमरजेंसी जो है लागू हुई थी। और अब तक जो है वो एक ही बार जो है 1975 में हमारी कंट्री में इमरजेंसी लागू हुई थी, उसके बाद हमारी कंट्री में कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो उसके बाद जो है 1976 में जो है हमारी क्या लाएगी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाएगी, क्योंकि उस दौरान बहुत ऐसा हुआ कि लोगों ने जो है अपनी जो देश के प्रति जो उनकी ड्यूटीज़ थी उनको जो है फुलफिल जो है नहीं किया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो आर्टिकल 51 के अंडर आता है, ठीक है। आर्टिकल 51 के अंडर आती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, पार्ट 4A। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे किसके अंडर है, पार्ट 4 में, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो पार्ट 4A के अंडर जो है हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल आती हैं। और एक ही आर्टिकल जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ डील करता है, आर्टिकल 51, ठीक है। तो कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कहते हैं कि दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल, इरिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमें कहती है कि हमें अपनी कंट्री में जो है हार्मनी हो गई, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड हो गया, इसको जो है हम लोग क्या करके रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, प्रमोट करके रखना है। कोई भी रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, रीजनल के बेसिस पे, या सेक्शनल डाइवर्सिटी के बेसिस पे हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इसके बेसिस पे नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए अगर फेटर्निटी है तो फेटर्निटी कैसे आ सकती है। फेटर्निटी जो है भाईचारे की फीलिंग तब भी आ सकती है अगर हर एक इंडिविजुअल जो है वो डिग्निफाइड होगा, उसकी डिग्निटी जो है उसको कोई हार्म नहीं कर रहा। डिग्निटी का मतलब हो गया कि कोई जो है किसी को जो है किसी तरह का जो है नीचा नहीं दिखा रहा। मान लो कि अपर क्लास हो गई या लोअर क्लास हो गई, तो अपर क्लास का कोई भी इंसान जो है अगर किसी लोअर क्लास के इंसान को अगर नीचा दिखा रहा है तो वहाँ पे डिग्निटी नहीं होगी, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हम जो है इंडिविजुअल, हर एक जो सिटीज़न जो है वो एक दूसरे की आपस में इंडिविजुअल डिग्निटी का जो है वो रिस्पेक्ट करे, उसकी डिग्निटी को जो है प्रोटेक्ट करके रखे, ठीक है। अगर हम एक दूसरे को जो है एक समान मानेंगे, एक समान जो है उसकी डिग्निटी की रिस्पेक्ट करेंगे, तो हमारे बीच में जो है ब्रदरहुड की फीलिंग आएगी। लेकिन अगर हम जो है मान लो कोई रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम, दो रिलीजन है, तो अगर हिंदूज जो हैं अगर वो मुस्लिम को जो है उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी डिग्निटी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, जब मुस्लिम जो है हिंदू की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है किस कहाँ से आएगी फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड की फीलिंग कहाँ पे आएगी, वहाँ पे तो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा ना। तो फ्रेटर्निटी लाने के लिए, भाईचारा लाने के लिए हमें चाहिए कि हम लोग जो हैं एक दूसरे की जो है डिग्निटी का ध्यान रखें, ठीक है। हम लोग जो हैं किसी को किसी तरह का नीचा ना दिखाएं, ठीक है। तो देखिए द प्रिएम्बल डिक्लेयर दैट फर्टर्निटी हैज़ टू
एज श्योर टू थिंग्स द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। हाँ जी, मैंने ये बता दिया कि डिग्निटी अगर हम किसी की को प्रोटेक्ट करेंगे, इंटीग्रिटी जो है उससे हमारी नेशन की जो है बनी रहेगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। प्रियम्बल के हम लोगों ने सारे जो कंसेप्ट हैं, कीवर्ड्स जो हैं आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो हाँ, नेक्स्ट जो है हम जो भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड होगा टॉपिक, हम नेक्स्ट क्लास में उसको ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, जितना भी मैंने यहाँ पे नोट्स पे था वो सारा आपको अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जो है अपना डाउट पूछ सकता है। मैं कोशिश करूँगी कि आपका डाउट जो है उसको मैं क्लियर कर लूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच। हैव अ नाइस डे।